हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 29, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट चालू किया था आपके साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आज हमारा 29वां सेट है और कल हमारा 30 सेट पूरा हो जाएगा। 30 सेट के बाद हम आपको सोच रहे हैं कि सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाए, ताकि यदि किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ हम आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे आपका फिजिक्स का हो चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, उनको भी कवर करने वाले हैं। तो 29 सेट के बाद हम आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी साइंस का आए हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी को हम टॉपिक वाइज कराएंगे। इसके बाद हम साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है आपका स्थैतिक ऊर्जा, बी है गतिज ऊर्जा, और सी है स्थितिज ऊर्जा, और डी है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। याद रखिएगा, जो आपकी स्थैतिक ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है नीला, बी है आपका लाल, सी है पीला, और डी है हरा पीला। तो याद रखिएगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि जठर रस का जो गुण होता है कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जो जठर रस होता है वह आपका अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। तो आपको पता है, जब अम्ल में हम पीएच पेपर को डालेंगे तो पीएच पेपर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जब हम क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम, बी है न्यूटन गति का पहला नियम, सी है उष्मागति का नियम, और न्यूटन के सभी नियम पर। याद रखिएगा, जो रॉकेट का लॉन्चिंग है वह क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, यानी कि संवेग संरक्षण पर आधारित है, जिसे हम न्यूटन गति का तृतीय नियम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम क्या बताता है? वह जड़त्व का नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, यानी कि न्यूटन गति का पहला नियम क्या बताता है? जड़त्व का नियम बताता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको बताता है संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं, पहला है आपका ऑप्शन ए असमान गति, बी है आपका रूपांतरित गति, सी है आपका समान गति, और डी है आपका घूर्णन गति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक उसमें कई बिंदु हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ आपका मान लीजिए कि 10 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में मान लीजिए उसने 20 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में उसने मान लीजिए कि 5 मीटर चला। यानी कि समय क्या है? समय अंतराल तो क्या है? सेम है, लेकिन दूरी क्या है? असमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति में होता है जैसे कि ये आपका कोई व्हील है और बीच में क्या है? आपका एक्सल है। तो एक्सल
परितः जो गति कर रहा है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और जो व्हील के परिधि पर जो है कोई पिंड है तो यह कैसी गति करेगा, यह वृत्तीय गति करेगा। ठीक है, यानी कि व्हील के परिधि पर जो आपका कोई पिंड है तो आपका वृत्तीय गति करेगा। लेकिन यदि व्हील के केंद्र में ये जो गति हो रहा है एक्सल के परितः, तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। याद रखिएगा। समान गति क्या होता है कि समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय करता है तो उसे हम समान गति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का प्रयोग किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका मटर, बी है गुलाब का पौधा, सी है लिली और डी है मिर्च। याद रखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण आपको बताना है, जिससे वसा और तेलों का डैश होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आता है वो किसके कारण होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोलिसिस, बी है ऑक्सीकरण, सी है शोधन और डी है अवकरण। याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आता है वह ऑक्सीकरण के कारण आता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स का जो पैकेट है या कोई भी खाद्य सामग्री है तो उसको हम पैक करने से पहले उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव कैसा होगा? आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ये द्रव है। ठीक है, केस क्या है आपका, द्रव है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यानी कि क्या होगा, एच का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका दबाव बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर रहेंगे यानी कि एच का मान जब कम होगा तो दबाव भी कम हो। जैसे कि आपका रो बराबर क्या होता है, एच डी जी। ठीक है, यानी कि ऊंचाई जब बढ़ेगी, ठीक है, तो दबाव बढ़ेगा, ऊंचाई कम होगी तो दबाव भी कम होगा। तो क्या कह रहा है कि मुक्त सतह से गहराई कम होती है। मान लीजिए आप यहाँ से गहराई यहाँ पर थे, अब कहाँ पे आ गए, मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो जब गहराई कम होगी इसका मतलब क्या होगा कि द्रव पर दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, बी है रेटिनॉल न्यूक्लिक एसिड, सी है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी है राइबो न्यूक्लियर एसिड। याद रखिएगा, आरएनए का जो पूर्ण रूप है वो आपका है राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, बी है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है और डी है प्रोटॉन वृद्धि। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो आपको यहीं रखना है, यहाँ पे प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है? तो आपको बताना है। याद रखिएगा, वह होता है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, या तो हम 0 केल्विन को ही क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। इसे याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है? तो याद रखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो सरल अस्थायी ऊतक हैं वह आपका पैरेन्काइमा है, कलेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। यानी कि तीनों क्या हैं, आपका सरल अस्थायी ऊतक हैं। और जटिल अस्थायी ऊतक आपसे पूछे तो आपको बताना है कि आपका पहला हो जाएगा, उसमें आपका जाइलम हो जाएगा,
और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक, ये क्या है, ये जटिल अस्थायी ऊतक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सरल अस्थायी ऊतक है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा जो है कि आपकी मृत कोशिका की बनी होती है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार दमित्री मेंडलीव ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कब किया था? याद रखिएगा 1869 में। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है तो उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा बनता है और पैरों का आकार बड़ा हो जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्पण लगा है। तो देखिए कैसा बनता है फिगर। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ठीक, ये लड़का है। देखिए जब दर्पण में देखा जाता है तो जो सिर का आकार है सेम बनता है, मध्य वाला भाग कैसा बनता है, छोटा बन जाता है। ठीक है, मध्य वाला भाग छोटा और पैर का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आपको बताना है तो जो सेम आकार का है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, बीच वाला भाग कैसा हो गया, छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। और जो पैर का बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अवतल दर्पण है। यानी कि पहले क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, बीच में आपका उत्तल दर्पण और लास्ट में आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, समतल, उत्तल और अवतल दर्पण। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए आपको बताना है यह क्या होगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, या बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होगी, या बी की तुलना में भारी होगा, या बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया करेगा। तो आपको बताना है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी तब न धातु ए जो बी को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है और उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यदि विभवांतर बढ़ाकर हम 110 वोल्ट कर दें तो उपकरण द्वारा ली गई विद्युत धारा आपको बताना है। तो देख लेते हैं, V = IR होता है आपका, 50 वोल्ट है तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो R बराबर हो जाएगा 50/5, यानी कि 10 ओम हो जाएगा। फिर हम V बराबर IR में रखेंगे और हम निकालेंगे I का मान, V आपका 110 है और R का मान 10 ओम हो गया, I आपको निकालना है तो आ जाएगा आपका 11 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।